हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि आज सुबह मॉर्निंग में मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि डीएलएड की काउंसलिंग 24 अगस्त से 6 सितंबर तक एससीईआरटी ऑफिस नन्नूरखेड़ा में जो है देहरादून में वहाँ पर संपन्न कराई जाएगी। इस बारे में सुबह तक कोई नोटिस रिलीज वेबसाइट पर नहीं हुआ था, लेकिन अभी ये नोटिस आ चुका है। आप इस नोटिस को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से देख सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये नोटिस। दिवसीय डीएलएड प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2021-22 में सफल अभ्यर्थियों की राज्य स्तरीय काउंसलिंग संबंधित सूचना। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के द्वारा 20 मई 2023 को आयोजित दिवसीय डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2021-22 में सफल चयनित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अंकना का परीक्षण मूल प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों से करने एवं प्रशिक्षण के लिए जनपद आवंटन हेतु राज्य स्तरीय काउंसलिंग राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड नन्नूरखेड़ा देहरादून के सभागार में 24 अगस्त से 6 सितंबर तक निर्धारित की जाती है। आपकी जो काउंसलिंग होगी वो इसी महीने 24 से शुरू होगी और अगले महीने सितंबर 6 तारीख तक चलेगी। चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु विस्तृत दिशा निर्देश एससीईआरटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। ये वेबसाइट्स हैं, 2-3 वेबसाइट्स हैं, एससीईआरटी, यूबीएससी और स्कूल एजुकेशन की। इन पर आपको अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, आगे हम उस नोटिस को भी देखेंगे कि आपको क्या क्या ले जाना है और कैसे ले जाना है। ये रहा आपका नोटिस। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी इसे देख सकते हैं। ये नोटिस है, पूरी डिटेल है इसमें। देखिए वही है, 6 सितंबर तक आपकी काउंसलिंग होनी है, 24 अगस्त से। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या लेके जाना है, उन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। पहला है, काउंसलिंग में सभी प्रतिभागी शालीन वेशभूषा में उपस्थित रहेंगे। ठीक है, आपके जो ड्रेस हैं वो नॉर्मल रहनी चाहिए। उसके बाद परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद में विज्ञप्ति के उल्लेखित शैक्षिक अर्हता जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों की जांच समिति के सम्मुख अनिवार्य करना प्रस्तुत होगा। ठीक है, आपको जो नीचे दिए गए अभिलेख हैं उनका जो जांच होगी वो आपकी समिति के सम्मुख उपलब्ध होगी। तो आपको सभी चीज़ें आपको लेके चलनी है। आगे देखते हैं कि क्या क्या लेके चलना है आपको। देखिए अभिलेख आपके क्या क्या हैं। पहला आपका हाई स्कूल का अंक पत्र, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र। देखिए अंक पत्र और प्रमाण पत्र 2015 से पहले अलग अलग मिलते थे। 2015 के बाद ये दोनों एक ही में अटैच होने लगे, जो स्टेट गवर्नमेंट से पास आउट होंगे और जो अदर सीबीएसई से होंगे तो उनका सीबीएसई के पैटर्न पे होगा। ठीक है, 2015 के बाद वाले पास आउट वालों का ये एक ही होगा, अंक पत्र और प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद इंटर अंक पत्र और प्रमाण पत्र सेम आपको ग्रेजुएशन का ले जाना है। ग्रेजुएशन में प्रत्येक वर्ष का या सेमेस्टर का परीक्षा पत्र का अंक पत्र आपके पास, अगर आपने बीए बीएससी कुछ भी किया है 3 वर्षीय ग्रेजुएशन, तो आपके पास प्रत्येक सेमेस्टर या फिर प्रत्येक ईयर, अगर आपका ईयर वाइज चलता था आपको प्रत्येक ईयर का, और अगर आपका सेमेस्टर वाइज चलता था आपको प्रत्येक सेमेस्टर का अंक पत्र लेके जाना जरूरी है। स्नातक परीक्षा का प्रमाण पत्र, आपका जो प्रमाण पत्र मतलब आपका सर्टिफिकेट किसका, डिग्री का। अब देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि आपको डिग्री ओरिजिनल ले जानी है, प्रोविजनल ले जानी है। अगर आपके पास ओरिजिनल है तो आप बिल्कुल ओरिजिनल लेके जाइए, प्रोविजनल की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं बनाई अभी तक तो प्रोविजनल के लिए अप्लाई करके आप प्रोविजनल डिग्री लेके जा सकते हैं। ठीक है, आपका चल दोनों जाएगा, ऐसा कोई इश्यू वहाँ पर क्रिएट नहीं होगा डिग्री और प्रोविजनल में। ठीक है, आगे बात करते हैं एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के संबंध में प्रमाण पत्र है। जो ओबीसी का प्रमाण पत्र चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के विज्ञप्ति तिथि के अंतिम तिथि तक निर्गत होना अनिवार्य है। ठीक है, विज्ञप्ति देख लीजिए आप कब की है, 28 मार्च 2023। 28 मार्च 2023 से आपको पहले बना होना चाहिए ओबीसी का सर्टिफिकेट। और सेम एज ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट की बात कर रहा है, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 28 मार्च 2022 से 28 मार्च 2023 के मध्य निर्गत होना चाहिए। ठीक है, आपके इसके बीच निर्गत होना चाहिए। ठीक है, आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। आगे बात करें डीएफएफ, पीएच और एक्स सोल्जर मैन और ऑर्फन से संबंधित समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जो आपके पीएच हो गया, डीएफएफ हो गया, एक्स सोल्जर हो गया और ऑर्फन अनाथ बच्चे होते हैं जो उनका प्रमाण पत्र जो अधिकारी होता है उसके द्वारा रिलीज किया होना चाहिए वो प्रमाण पत्र। आगे उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल की विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च 2023 के अनुसार ये आपके प्रमाण पत्र होने चाहिए। स्थायी निवास अथवा मूल निवास प्रमाण पत्र, आप किस जिले से बिलोंग करते हैं आपको उसके पास स्थायी निवास होना चाहिए। साथ ही साथ नियोक्ता द्वारा जारी अभिभावक या स्वयं का सेवा में कार्यरत होने का प्रमाण पत्र। देखिए ये जो खंड ख है इसमें बात करी गई है अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब पे अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बहुत सारे होते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद उस सर्विस को छोड़ के डीएलएड करने के लिए आते हैं, तो आपके पास आपका डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। या फिर
आप किस डिपार्टमेंट में उसका जो जो सर्टिफिकेट बनता है वही आपको लेके जाएगा। और जो लोग किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं करते हैं तो उनको इसका कुछ नहीं लेके जाना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस पर कंफ्यूज होते हैं कि इसको क्या करना है। जो लोग, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपने कोई जॉब नहीं करी है, तो आपको पास इसके लिए कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये सर्टिफिकेट कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। अगला है डीएलएड का प्रवेश पत्र हेतु निर्गत प्रवेश पत्र। जो परीक्षा हुई थी उसका एडमिट कार्ड लेके जाना है आपको। नंबर 2 है इस पर आधार कार्ड एवं अन्य फ़ोटो युक्त कोई वैलिड आईडी, ठीक है। आपके पास 2 वैलिड आईडी होनी चाहिए, एक वैलिड आईडी और 2 फोटोग्राफ होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ। आगे देखिए, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय आवेदन पत्र पर की गई समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अंकनाओं का परीक्षण का मूल प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों से किया जाएगा, ठीक है। आपके जो मैच किए जाएंगे वो डॉक्यूमेंट सारे मैच किए जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उसका निदेशक महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के सम्मुख विचार प्रस्तुत किया जाएगा। अगर आपका कुछ दिक्कत है तो इसका जो आपको विचार के हेतु प्रस्तुत किया जाएगा, कह रहा है। उसके बाद आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण अंकन एवं विसंगति पाए जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आपने कोई चीज़ गलत भरी है, जैसे बहुत सारे वो होते हैं जो एक्स सर्विसमैन या डीएफएफ, उनका गलती से लग जाता है, तो वो इस सिचुएशन में आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगर आप कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं या कोई गलत काम करके आते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है, ठीक है। काउंसलिंग के समय पाए जाने वाली विसंगति प्रकरणों का जांच शासनादेश, जो इस शासनादेश के तहत होगी, ठीक है, 7 अक्टूबर 2022 के तहत गठित समिति द्वारा की जाएगी। उसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया लगभग 10 दिन कार्य दिवसों में संपन्न होगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों पर उपस्थित नहीं होंगे उनके आवेदन पत्र पर देखिए, अगर आप किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाते तो उनके आवेदन पत्र पर अंकित पते पर उन्हें काउंसलिंग हेतु सूचना हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा। अगर आप नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश तो आपको एक मौका और मिलेगा उसके बाद। इसके साथ ही उनके आवेदन पत्र पर अंकित दूरभाष यंत्र और मेल आईडी पर भी उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाएगा। अगर आप किसी कारणवश काउंसलिंग में नहीं जा पाते हैं तो उसके लिए आपको एक अवसर उसके बाद मिल जाएगा, लेकिन आपको उस चीज़ की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बहुत ज़रूरी काम नहीं है, अगर आपको इमरजेंसी नहीं है, तो पहले अपनी काउंसलिंग करवाइए, उसके बाद जाके अन्य कार्य को आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला है, यदि पंजीकृत पत्र दूरभाष द्वारा मेल सूचित करे जाने पर अभ्यर्थी की काउंसलिंग अन्य तिथि पर जो आगे की तिथि उस पर उपस्थित नहीं होता तो ऐसे में अभ्यर्थी निरस्त करते हुए परीक्षा या बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रतीक्षा सूची से वर्गवार श्रेणीवार आरक्षण हेतु सीट उपलब्ध करा दी जाएगी। देखिए, अगर आप काउंसलिंग पर नहीं जाते हैं तो आपकी सीट साफ साफ लिखा है कि वेटिंग आने पर उसको दे दी जाएगी, ठीक है। वेटिंग आएगी जो उन लोगों को दे दी जाएगी। अगला है, राज्य स्तरीय काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों के कारण रिक्त सीटों को प्रतीक्षा सूची से भरने के उपरांत प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापित प्रकाशित कर प्रमाण पत्रों के मिलान हेतु उपस्थित के लिए निर्देशित किया जाएगा। अगर आप अपनी काउंसलिंग को छोड़ते हैं तो उसके बाद जो वेटिंग आएगी उसके लिए ये डिटेल दी गई कि उसकी विज्ञप्ति जारी की जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों से उत्तराखंड की 13 डाइट की सीटों हेतु वरीयता के आधार पर प्राथमिकता के अनुरूप विकल्प भरवाए जाएंगे। अभ्यर्थी प्रथम वरीयता गृह जनपद को देंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस क्या देनी है, अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही देना है। होम डिस्ट्रिक्ट इन द सेंस, अब बहुत सारे लोग होंगे जो कुमाऊँ के होंगे या हल्द्वानी पे रहते हैं, जो गढ़वाल के होंगे वो देहरादून पे रहते हैं, उनका घर भी है, बट ऐसे में आपको क्या करना है, अपना डोमिसाइल देखना है, ठीक है। जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका डोमिसाइल रिलीज हुआ होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल होगा, आपको वहीं पहली प्रेफरेंस देनी जरूरी है, ठीक है। पहला प्रेफरेंस आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही भरना है। उसके बाद आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, आपको मनपसंद एरिया के अकॉर्डिंग आप भर सकते हो उसके बाद, ठीक है। और जो आवंटन होगा वो आपके मेरिट के आधार पर किया जाएगी कि आपके मार्क्स कितने हैं। आगे देखिए, समस्त स्थानों सीटों हेतु श्रेणीवार वर्गवार काउंसलिंग के किए जाने के पश्चात अभ्यर्थियों के द्वारा भरे गए विकल्प पत्र में उल्लेखित वरीयता क्रम, जो आप वहां पर वरीयता क्रम भरेंगे उसके आधार पर सीटों का भरे जाने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी, ठीक है। जिस हिसाब से आप प्रेफरेंस भरेंगे उसी हिसाब से आपको अगला बार, अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है तो उसके बाद प्रेफरेंस के ऑर्डर में आपको आगे के लिए कार्रवाई की जाएगी। आपको उसमें से फिर प्रेफरेंस के बेस पर आपको अगला डाइट मिलेगी। देखिए, डेट देख लेते हैं। 24 अगस्त से 6 सितंबर तक आपकी डेट है। 24 तारीख को किन्हें जाना है, क्रमांक 1 से 57 तक। यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है कि अगर कोई SC ST OBC है बट उनका क्रमांक, क्योंकि SC ST OBC का नीचे भी दिया गया है, ठीक है। अगर आप साफ देखेंगे कि यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग नीचे ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। बट अगर आप इन किसी में से बिलोंग करते हैं और आप जनरल की सीट काट रहे हैं तो आपको पहले दिन ही जाना पड़ेगा, ठीक है। क्रमांक 1 से 57 तक आप इनको मत देखिए, ठीक है, इसको मत देखिए, आप क्रमांक को देखिए, ठीक है।
अगर आपका क्रमांक 1 से 57 के बीच में है तो आपको पहले दिन जाना है। अगर आप 58 से 114 तक हैं आपको दूसरे दिन जाना है। 25 तारीख को 26 तारीख को जाना है 115 से 172। ऐसे ही एससी वाले जो एससी कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं उनको 173 से 228 तक 28 तारीख सोमवार को जाना है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति एसटी में अनुसूचित जनजाति है जो, उसको 229 से 240 तक आपको भी 28 तारीख को ही उपलब्ध होना है। ठीक है, 28 को आपके दो कैटेगरी को बुलाया है। उसके बाद 29 को आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन 2 कैटेगरी को बुलाया गया। क्रमांक 241 से 283 और 284 से 312। ये है पहले साइंस वालों की बात। ठीक है, अगर आप अपनी स्ट्रीम भी देख लीजिएगा। उसके बाद विज्ञानेतर वर्ग नॉन साइंस में आपके कब जाना है। अब देखिए नॉन साइंस में आपको 1 सितंबर को सामान्य, वही सेम है 1, 2, 4, 3 को शायद, हाँ 3 को संडे है। उसके बाद 5 को जाना है आपको एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे। अपना क्रमांक देख लीजिए, आपके जो रिजल्ट आया है उसके सामने जो सीरियल नंबर क्रमांक है उसी के अकॉर्डर पे ये दिया गया है। उसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अंतिम तारीख 6 सितंबर 2023 को बुलाया गया। ये था आपका नोटिस। और देखिए कुछ चीज़ें और हैं, आपको क्या क्या सुनिश्चित कर लेना है। आपकी एज काउंट करनी है आपको, 19 वर्ष से कम नहीं हो। डेट देख लीजिए कब है, आपको सीधे आप यहाँ से देख लेते हैं। 1 जुलाई 1993 से पूर्व की नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका एज का क्राइटेरिया है। उसके बाद जो आपके ग्रेजुएशन की डिग्री है वो 27 फरवरी 2023 को पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, 27 फरवरी 2023 से पहले पूरी होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपकी डिग्री पे इसके बाद आपकी डिग्री मतलब आपके रिजल्ट घोषित हुआ है तो आपको अब उसमें नहीं रखा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आरक्षण क्षेत्र में आपको SC ST OBC का प्रमाण पत्र, ठीक है हमने ऊपर इसके बारे में बात कर ली है। OBC का प्रमाण पत्र बिल्कुल बात कर लिए। EWS का आप दोबारा देख लीजिए, 28 मार्च 2022 से 28 मार्च 2023 के बीच में निर्गत होना चाहिए। ठीक है, DFF जो आपके ऑफिसर्स होते हैं उनके थ्रू जो आपके नियोजित ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, आपको DFF का सर्टिफिकेट चाहिए। PH में भी सेम 40% से अधिक सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक्स सोल्जर वाला सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। और अनाथ श्रेणी का सर्टिफिकेट जिनका सिलेक्शन हुआ है वो लेके जा सकते हैं। उसके बाद हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरह से अभ्यर्थी हेतु दोनों आरक्षण श्रेणियों के अभ्यर्थी हेतु उत्तराखंड राज्य में मूल निवास होना अनिवार्य है। ठीक है, आपको उत्तराखंड का डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। इसके लिए ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड के निवासी नहीं है शासनादेश के तहत अर्धसैनिक, देखो पहले तो उत्तराखंड का निवासी होना जरूरी है या फिर ये कैटेगरी है आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड के बाहर के निवासी हैं तो इन चीज़ों में होना जरूरी है, तो उसके हेतु आपको प्रमाण पत्र लेके जाना जरूरी है। काउंसलिंग के अभ्यर्थन से पूर्व मूल अभिलेखों को प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा एवं प्रत्यक्ष सूची में वरीयता। देखिए ये चीज़ हमने बात करी थी, अगर आप किसी चीज़ को जमा करने में अगर कैपेबल नहीं होते तो आपकी सीट वेटिंग वाले को दे दी जाएगी। काउंसलिंग में अभ्यर्थी अपने चयनित वर्ग श्रेणी के अनुसार निर्धारित तिथि को ही प्रतिभाग करेंगे। ठीक है, आप अपनी जो डेट है उसी तिथि में आपको प्रतिभाग करना है। देखिए कोविड-19 के उनको पालन करना है। कक्षा में एक ही अभ्यर्थी को जाना है, अभ्यर्थी जा सकेंगे बिना मास्क। अगर आप फैमिली मेम्बर को लेकर आ रहे हो तो वो आपके क्लास में नहीं जा पाएंगे, जो इस क्लास में जिस रूम में आपको रखा जाएगा। उसके बाद है मास्क ज़रूरी है, सैनिटाइज़र ज़रूरी है और अन्य नियम जो है आपको पालन करना ज़रूरी है। ठीक है, ये था SCERT द्वारा जारी किया गया DLED की काउंसलिंग के रिगार्डिंग नोटिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप आगे की अपडेट्स के लिए लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जिनका DLED में सिलेक्शन हुआ है। बाकी वेटिंग की प्रोसेस क्या है मैं उसके बारे में बात करूँगा अभी कुछ टाइम पे आपको वेटिंग का प्रोसेस बता दूंगा, कितना प्रोसेस रहेगा, कब से वेटिंग लिस्ट निकल सकती है और क्या चीज़ होगी उस बारे में बात करेंगे हम लोग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक बार फिर से कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपना सपोर्ट दिखाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।